नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीजेपी की नई टीम के साथ मुलाकात की। कई बड़े पदाधिकारियों के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है। इसके साथ ही जेन जी के साथ एक बार फिर संवाद स्थापित करने की पीएम मोदी ने कोशिश की है। यानी पूरा फोकस बीजेपी का इस बार जेन जी है, युवा है और उनके साथ किस तरह से बीजेपी की नई टीम को अपना तालमेल स्थापित करना है, इसके लिए भी एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और इससे पहले बीजेपी की नई टीम के साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने पूरे वंदे मातरम को लेकर एक नया प्रस्ताव भी पास किया है। और इसके बाद कांग्रेस उनके निशाने पर रही। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दंगल जो है वो अब चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और आगे की क्या रणनीति है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। राज सर, जिस तरह से बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी का लगातार मैराथन बैठकें रही और पीएम मोदी जब पहुंचे तो उनका गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद जिस तरह से नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया, तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, तस्वीरें बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो वहां पे उत्साह का माहौल था। और देखिए, ये जो नई जनरेशन है जिसके साथ प्रधानमंत्री एक संवाद स्थापित वो व्यक्तिगत रूप से तो कर चुके हैं, लेकिन जो नई टीम बनी है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये जो 65 लोगों की टीम बनी है उसमें तकरीबन 52 लोग ऐसे हैं जो नए हैं, नए चेहरे हैं। और देखिए, 50 के नीचे लगभग 15 से 20 लोग हैं, इसमें 60 के नीचे भी 15 से 20 लोग हैं। इतनी युवा टीम आपको किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी में देखने को नहीं मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात क्या है, ये जब से जंतर मंतर का ये जो कॉकरोचों ने ये जो यहाँ पे प्रदर्शन किया, उसके बाद लोग ये कहने लगे कि शायद भारतीय जनता पार्टी का संवाद जेन जी के साथ ठीक नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में थे तो वो सुबह सुबह उठ करके आईपैड पे न्यूज पढ़ा करते थे, हम लोग तब से जानते हैं इस बात को। दूसरे, जब ये वाकया हुआ और उसके बाद जो ये खबर ऐसे चारों तरफ चलनी शुरू हुई, उसके बाद से देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से इनिशिएटिव लिया है। एक बात तो उन्होंने किया कि भाई चलो, कुछ जेन जी के लोगों की कुछ ऐसी मांग है तो उन्होंने मान ली। देखिए, कोई ईगो का इशू नहीं बनाया, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं मानते, एक चीज तो वो है। उसके बाद देखिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा अपने सारे मंत्रियों को कि आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, और एक रैंकिंग दी गई कि कौन सा मिनिस्टर कितना पोस्ट करता है, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने एंगेजमेंट मिलते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के जो लोग हैं उनकी भी क्या एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे। तो एक तरह से उन्होंने, कहते हैं ना कि अपने लोगों को कहा कि पुल अप योर शॉक्स, आप तैयार रहिए जेन जी के साथ संवाद करने के लिए। प्रधानमंत्री आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा अब देखिए उन्होंने क्या किया, जब ये पेपर लीक का मामला आया तुरंत करेक्टिव मेजर्स लिए गए, परीक्षा कैंसिल हुई, तुरंत उसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स भी आ गए। उसके अलावा एक दो चीज है जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी होगा। अब देखिए, 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था होगी। सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। गरीब से गरीब तबके का भी जो बच्चा है वो ऑनलाइन, आजकल मोबाइल तो हर जगह है, एक सब्जी बेचने वाले के पास भी है, तो वो इस ऑनलाइन एग्जाम का फायदा उठा सकता है। ऑनलाइन जो ट्यूशन लेगा, वो जो कोचिंग होगी उसकी, उसका फायदा उठाएगा। उसके अलावा एक और बड़ा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ले रहे हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा है वन डे वन यूनिवर्सिटी, मतलब एक कैबिनेट मंत्री जो है हर यूनिवर्सिटी में जाएगा। ये तकरीबन 500-600 के आसपास यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं इस देश में, हर यूनिवर्सिटी में एक कैबिनेट मिनिस्टर जाएगा, उनकी बातों को सुनेगा कि जो नई पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आखिर क्या चाहते हैं। तो देखिए, जेन जी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई स्टेप लिए हैं, अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को एनकरेज कर रहे हैं। और आज जो उनकी मुलाकात हुई है, जो नई टीम है, ये जो यंग टीम है, उनको भी उन्होंने कहा कि भाई देखो, जेन जी अब इस देश में 35 साल से नीचे के लोगों को अगर हम देखें तो 60 से 65% के जो लोग हैं, तक जो लोग हैं वो 35 से कम साल के हैं, और आगे चल करके वही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए जेन जी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया और कहा है कि जेन जी के साथ जुड़ो, ये बहुत जरूरी है। और आज की ये मुलाकात इस दिशा में एक लंबी दूरी तक जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जेन जी के साथ संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है और इस दिशा में एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, और उसके लिए अपने लोगों को आज इनकरेज किया है।
लेकिन रासर इस बीच हम देखते हैं जिस तरह से जेन जी के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, कई बड़े कदम बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पीएम मोदी की तरफ से निर्देश बिल्कुल साफ हैं। लेकिन जो 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उनमें ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो रोड मैप तैयार किया गया है, वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो कॉकरोचों का आंदोलन हुआ, आप ये मत समझिए कि सिर्फ पेपर लीक से रिलेटेड था, ये नहीं था। भाई मुझे बताइए, अभिजीत दीपके 30 साल का है, वो एग्जाम देने की उसकी उम्र है क्या? या जितने भी टॉप के लोग उसमें हैं, चाहे वो सौरभ दास हो, आशुतोष रंका हो, किसी की एग्जाम देने की उम्र नहीं है। ये लोग जेनजी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। दरअसल उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश है कि भारत में मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने ये टूल किट अपनाया है जिसकी फंडिंग विदेशी एनजीओ ये कर रही हैं। तो ऐसे में जेनजी को भड़का करके सड़कों पे लाना, और देखिए हथियार क्या बनाया? शिक्षा। आप देख रही होंगी, ये अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में स्कूल में घुस जा रहा है, आशुतोष रंका जयपुर में जाकर के ड्रामा कर रहा है, उसकी तो कुटाई हो गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि युवाओं को हथियार बना करके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनको भड़काया जाए, उनको सड़कों पर लाया जाए। अभी देखिए दीपके ने क्या कह दिया कि मंत्रियों के कुत्तों को जो सुविधा मिलती है वो छात्रों को नहीं मिल रही है। और भाई राहुल गांधी के कुत्ते को कभी तुमने देखा? जो पीडी जो खिलाता है बिस्कुट, उसको कभी तुमने उसकी चर्चा की? ये अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहता था, कभी तुमने चर्चा की इसकी? तुमको सिर्फ ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जो राज्य हैं वहां पे युवाओं को कैसे भड़काया जाए। ये बहुत बड़ा टूल किट है। अगर ये लोग युवाओं को भड़काने में सफल हो गए तो ये सरकार के लिए एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज होनी चाहिए, जो जायज मांगे हैं उनको मान लो। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ सीधा संवाद स्थापित करो, एक यूनिवर्सिटी में मिनिस्टर जाएगा, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था होगी, हर चीज। और सोशल मीडिया पे मंत्रियों को एक्टिव रहना है। तो ये प्री एम्प्टिव एक्शन है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। ये जो कॉकरोच हैं, जो विदेशी फंडिंग के दम पे इस देश में असंतोष बढ़ाना चाहते हैं, उनकी चुनौती से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रासर इस बीच जब बीजेपी के साथ इतना अहम मंथन और बीजेपी की नई टीम के साथ जब पीएम मोदी का संवाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ पुणे में भी राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहां पे भी छात्रों के साथ संवाद करने की। लेकिन वो अलग बात है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है विवादों में फंस गया है। देखिए, विवाद तो होगा ही ना। अब कहने से आप कहते हैं कि छात्रों की गूंज है, ये तो पहले दिन से ही फ्लॉप कार्यक्रम रहा है। ये कार्यक्रम तो कोटा में शुरू हुआ था ना, उसके बाद राहुल गांधी को तलब लग गई विदेश घूमने की, विदेश भाग गए, वहां से घूम करके आए, अपना याशी वगैरह करके आए, फिर प्रयागराज गए, अब पुणे गए हैं। लोग तो देख रहे हैं ना कि आपका कमिटमेंट क्या है। और वैसे में कॉकरोच कूद गए मैदान में, अब तो कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया कि भाई इस मुद्दे को लेकर के तो उड़ जाएगा। अब देखिए समस्या क्या है कि राहुल गांधी से इस देश के युवा जुड़ नहीं रहे हैं। या 56 साल का आदमी कहता है हम जेनजी हैं। और भाई कैसे तुम जेनजिन हो गए भाई? तो कैसे जेनजी हो? अब क्या मतलब 70 साल तक वो प्रधानमंत्री बोलेंगे हम जेनजी है? कोई भी कुछ भी कह सकता है। मतलब जेनजी इस देश का राहुल गांधी से जुड़ नहीं रहा है। तो इन लोगों ने क्या हथकंडा अपनाया? ये लोग इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे विजुअल्स हैं। एक ने तो रिकॉर्डिंग कर ली, उसको कहा जा रहा था कि 25,000 रुपये ले लो और राहुल गांधी का इवेंट कवर करो और आके बढ़िया वीडियो डालो। अब ये तो कैप्चर हो गया वहां पे। तो ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब देखिए पुणे में क्या खबर आ रही है, लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, राहुल गांधी के इवेंट को अटेंड करना है। और उस बात को लेकर के बवाल हो गया वहां पे, एबीवीपी वाले आ गए। आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ राहुल के कार्यक्रम में लड़कियां ही शामिल हैं। अब देखिए लड़कियां ही शामिल है, ठीक है, एक देखिए उससे कोई समस्या नहीं है। लड़कियों को भी कई जगह ऐसे कार्यक्रम होते हैं, महिला स्पेसिफिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर लड़कियों के लिए भी कार्यक्रम है, अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली आप लड़कियों को बुला रहे हैं, तो आप जबरदस्ती तो नहीं बुला सकते ना। आप फोर्स करके रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते उनको। लड़का और लड़की में से विभेद कीजिएगा क्या? यह संभव नहीं। इसका मतलब साफ है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, आपकी जो नीतियां हैं वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आप इस तरह की गुंडागर्दी पर उतर आए। देखिए पैसा दे करके बुलाना गुंडागर्दी तो है ना। आपके पास पैसे की ताकत है, अब कहां से आ रहा है पैसा? आरोप तो ये भी नहीं है, जिस तरह से वंदे मातरम पर पूरी कांग्रेस बैकफुट पर है, और उस बीच वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का जो नया प्रस्ताव पास हुआ है, वो क्या कांग्रेस की और मुश्किलें बढ़ाने वाला है? बिल्कुल बढ़ाएगा। कांग्रेस को इस मुद्दे ने एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ ये पार्टी है जो कहती है कि इस देश को हमने आजादी दिलाई। अब सोचिए, इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दिए, अपनी जान दे दी, और उस वंदे मातरम का ऐसा अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में क्या हुआ? सोनिया गांधी दिख रही है, वंदे मातरम को रोकने की कोशिश कर रही हैं। इतनी भी समझ नहीं है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन था भी तो पहले
पूरा हो जाने देते? आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी भी नाराज दिख रहे हैं। मतलब वंदे मातरम के लिए आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। और इसकी पुरानी हिस्ट्री है, जो 1937 की ये बात करते हैं कि तब हमारा एक डिसीजन लिया गया था कि 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। तो भाई उस वक्त तो मुस्लिम लीग की मानसिकता वाले जो लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था ना। तो वो जो मानसिकता के लोग थे जिनको वंदे मातरम से प्रॉब्लम थी, उनको तो नया देश मिल गया, वो सब चले गए पाकिस्तान। अब क्या समस्या है? आपको अपने साथ खड़े रहना है। उस वक्त देखिए 1937 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। जब इन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तो रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 स्टैंजा गा लो। लेकिन महात्मा गांधी ने खुद ये कहा था, उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें कुछ भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। तो ये जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें लाना और एक तरह से क्या विभाजनकारी तत्वों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। मुसलमानों में जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो इस तरह के मुद्दों को हवा देता है, उनको तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं, देश उसको देख रहा है, देश की जनता उसको देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा किया कि इस पर प्रस्ताव पास किया है, क्योंकि इस मुद्दे पे कांग्रेस को घेरना बहुत जरूरी है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो विभाजनकारी है। इसी तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस देश का विभाजन हुआ था। और जो कुछ राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त कर रहे हैं, वो फिर से देश को विभाजन की तरफ ले जा सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पीएम मोदी ने जेन जी के साथ सीधा संवाद स्थापित किया और बीजेपी मुख्यालय पर जो उनका अभिवादन किया गया और यहाँ पर एक बड़ा मैसेज कांग्रेस को भी दिया गया है कि वंदे मातरम को लेकर अब अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं जेन जी के मुद्दे पर बीजेपी एक बड़ी रणनीति के साथ सामने आई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।